मेरी ज़िंदगी सिर्फ़ एक तमाशा थी, जिसे हर कोई देखना चाहता था। जो भी मेरी ज़िंदगी में आया उसने मुझे किसी खिलौने की तरह इस्तेमाल किया और फेंक दिया। मगर कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं भी एक इंसान हूँ, जिसे मोहब्बत और इज़्ज़त की ज़रूरत है। काश कोई तो मुझे समझता और मेरे साथ वो सब ना करता, जिसका ख़्याल भी किसी इंसान के दिलो-दिमाग को हिलाकर रख देता। अब तो मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो। मेरा नाम माया है। मेरा संबंध एक बहुत ही अमीर घराने से था। मेरी माँ एक बहुत मॉडर्न और आज़ाद ख़याल औरत थी। उनके नज़दीक रिश्तों से ज़्यादा अहमियत पैसे और स्टेटस की थी। इसीलिए उन्होंने हमेशा अपने आप को बहुत ज़्यादा अहमियत दी। यहाँ तक कि उनके लिए मेरे पापा की भी कोई अहमियत नहीं थी। मैंने जब से होश संभाला था घर में हमेशा अपनी माँ का ही हुक्म चलते देखा था। पापा तो मेरी माँ की नज़र में कोई अहमियत ही नहीं रखते थे। वो बस ऑफिस के सारे काम संभालते और मेरी माँ के इशारों पर चलना जानते थे। उनकी अपनी कोई मर्जी ही नहीं थी। मैंने शुरू से ही अपने पापा को इतना बेबस और मजबूर देखा था कि कभी कभी तो मुझे लगता कि वो मेरे पापा नहीं बल्कि हमारे बंगले में काम करने वाले कोई नौकर हैं। अगर उनका हुलिया अच्छा ना होता तो कोई भी उन्हें देखकर ये नहीं कह सकता था कि उनकी हैसियत एक नौकर से ज़्यादा है। मगर ये सब कुछ तो हमारे बंगले के अंदर की बातें थीं। देखने में माँ और पापा की जोड़ी दुनिया के लिए एक मिसाल थी। दूसरों के सामने माँ ने हमेशा पापा को बहुत ही इज्जत और सम्मान दिया था, मगर जो व्यवहार उनके साथ घर की चार दीवारी में होता था, या तो पापा जानते थे या फिर सिर्फ हम देखते थे। मामा पापा के साथ हम उस बंगले में चार बहन भाई रहते थे, दो भाई और दो बहनें। भाई हम दोनों बहनों से बड़े थे। मैं घर में सबसे छोटी थी और माँ की बेहद लाडली थी। पापा भी मुझसे प्यार करते थे, मगर वो अपने चारों बच्चों के साथ एक जैसे थे। लेकिन माँ ने हमेशा मुझे ही सबसे ज़्यादा अहमियत दी। मेरे दोनों बड़े भाई जुड़वा थे और वो माँ पापा की शादी के 1 साल बाद ही पैदा हो गए थे। उसके बाद 4 साल तक माँ पापा के यहाँ कोई औलाद नहीं हुई, जबकि मेरे पापा को बेटी की बहुत इच्छा थी। फिर भगवान ने उनकी इच्छा भी पूरी कर दी और भाइयों की पैदाइश के पूरे 4 साल बाद मेरी बहन पैदा हुई थी। लेकिन बदकिस्मती से वो रंग रूप में पापा जैसी थी। इसी वजह से माँ तो मेरी बहन को अपनी गोद में भी नहीं उठाया करती थी। उन्होंने तो खैर अपने बेटों को भी नहीं संभाला था, लेकिन कभी कभी उन्हें प्यार करने के लिए गोद में उठा लिया करती थीं। जैसे ही मेरे दोनों भाइयों की पैदाइश हुई थी तो दोनों बच्चों को संभालने के लिए माँ ने एक फुल टाइम मेड का इंतजाम कर लिया था, जो बच्चों के सारे काम अपनी निगरानी में करवाती थी और बच्चों को संभालने के लिए एक आया भी रख ली गई थी। मामा ने कभी भी अपने किसी बच्चे को अपने पास नहीं लिटाया था। हमेशा बच्चे दूसरे कमरे में और मम्मा पापा दूसरे कमरे में सोते थे। जब मेरी बहन पैदा हुई तभी माँ ने यही तरीका अपनाया। मेरी माँ रंग रूप की बहुत गोरी चिट्टी और खूबसूरत औरत थी। अमीर माँ बाप की औलाद होने की वजह से मम्मा शुरू से ही अपनी मर्जी की मालिक थीं। कभी किसी को घास नहीं डालती थीं और ना ही कभी किसी की मर्जी पर चलती थीं। यहाँ तक कि मम्मा ने कभी अपने माँ बाप की पसंद के लाए हुए कपड़े तक नहीं पहने थे। 10वीं करने के बाद ही मेरी माँ ने जिद करके दूसरे देश में पढ़ाई करने की रट लगा दी और फिर दूसरे देश जाकर ही अपनी पढ़ाई पूरी की। वो अपने पापा का बिजनेस संभालना चाहती थीं, जबकि उनके पापा यानी मेरे नाना शुरू से यही चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी किसी ऐसे इंसान से हो जाए जो उनका दामाद नहीं बल्कि बेटा बनकर उनके साथ रहे। मगर माँ ने हर बात में अपनी जिद और मनमर्जी चलाने की आदत बना रखी थी। जब दूसरे देश से पढ़ाई करने के बाद मम्मा वापस लौट कर आईं तो अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लिया। तब मम्मा की खुदसरी और हठधर्मी और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। हालांकि मेरे नाना नानी दोनों ही ऐसे नहीं थे, वो बहुत ही नरम तबीयत के मालिक थे। मगर उनकी बेटी यानी कि मेरी माँ ना जाने किस पर चली गई थीं और इस बात का अफसोस हमेशा मेरी नानी नाना को रहा था कि वो अपनी बेटी की अच्छी परवरिश नहीं कर सके। और फिर जब शादी का समय आया तो नाना और नानी ने अपनी बेटी के लिए कई सपने देखे थे, कई रिश्ते देखे। वो जिस तरह का दामाद चाहते थे उनकी नज़र में एक रिश्ता ऐसा था, मगर माँ ने उनके बताए हुए हर रिश्ते को बड़े आराम से रिजेक्ट कर दिया और अपना फैसला भी सुना दिया कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मर्जी से करूंगी। जब मुझे कोई अच्छा लगेगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। ये सुनकर तो नाना नानी बिल्कुल खामोश हो गए। फिर उन्होंने दोबारा कभी अपनी बेटी से शादी की बात नहीं की। यहाँ तक कि मेरे नाना ये दुनिया छोड़कर चले गए।
उस समय मेरी माँ की उम्र 30 साल होने वाली थी और मामा शादी का नाम ही नहीं ले रही थीं। उन्हें तो बिजनेस में आगे बढ़ने की लत लग गई थी, बाकी हर चीज़ को पीछे छोड़ दिया था। दूसरी तरफ मेरी नानी मेरे नाना के जाने के बाद बेहद दुखी और परेशान रहने लगी थीं, क्योंकि एक तो उनकी इकलौती औलाद उनका कहा बिल्कुल नहीं मानती थी, दूसरा उन्हें ये भी चिंता थी कि उनकी बेटी उनकी ज़िंदगी में ही किसी का हाथ थाम ले, मगर मामा को ये सब कोई भी समझा नहीं सकता था। फिर ऐसा हुआ कि मम्मा को अपने ऑफिस में काम करने वाले एक वर्कर से मोहब्बत हो गई। ये मोहब्बत भी शायद माँ की खुदगर्जी और जिद का ही नतीजा थी या फिर कोई सोचा समझा प्लान था, मगर कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी खूबसूरत, अमीर और मगरूर लड़की को अपने ऑफिस का एक छोटा सा वर्कर पसंद आ जाएगा। या पता नहीं ये सब नसीब का खेल था कि मेरे पापा मेरी माँ की ज़िंदगी में आ गए। दरअसल मेरे नाना ने अपनी ज़िंदगी में एक वसीयत तैयार कर दी थी और मरने से पहले अपने वकील को ये भी लिखकर दे दिया था कि मेरे मरने के बाद ये वसीयत मेरी बेटी को दी जाएगी। अगर वो इस पर अमल करेगी तो ठीक है, वरना जो वसीयत में लिखा होगा उस पर अमल करना जरूरी होगा। तो जब मेरे नाना का देहांत हुआ तो वकील ने घर जाकर नानी और मेरी माँ को सारी वसीयत सुना दी। नानी तो इस फैसले से खुश हो गई थीं, क्योंकि वो जानती थीं कि उनके पति ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा, मगर मम्मा को तो जैसे सांप सूंघ गया था। मम्मा ने ना तो वकील से कोई बात की, ना ही मेरी नानी से, बल्कि अपने आप को 2 दिन तक कमरे में बंद कर लिया। मेरी नानी परेशान जरूर थी, मगर उन्हें यह भी मालूम था कि माँ के सामने अपना सर फोड़ना बिल्कुल बेकार है, इसलिए वो भी खामोश बैठी रहीं। फिर मम्मा ने ऑफिस संभाल लिया, जो कि वो नाना की ज़िंदगी में ही संभाल चुकी थीं, मगर नाना के जाने के बाद तो उस कारोबार और घर की मामले की इकलौती मालिक मेरी माँ ही बन चुकी थीं। नाना के मरने के लगभग 6 महीने के बाद मम्मा ने शादी का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने मेरे पापा को चुना। इस बात पर तो मेरे पापा भी बहुत हैरान थे, क्योंकि वो मेरे नाना के ऑफिस में काम करते थे। मेरे पापा का संबंध एक गरीब फैमिली से था, जहां वो अपने माँ बाप और 5 बहन भाइयों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे। मेरे पापा के माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से पापा को पढ़ाया लिखाया था और इसी पढ़ाई लिखाई के बलबूते पर मेरी नाना की कंपनी में ये जॉब शुरू कर दी थी। मेरे पापा बहुत ही ज़्यादा होशियार और काबिल इंसान थे। एक छोटी से पोस्ट से जॉब शुरू करने वाले मेरे पापा बड़ी जल्दी ही कंपनी के बड़े वर्कर्स में शामिल हो गए थे और अब तो नाना उन्हें मैनेजर भी बनाना चाहते थे, मगर समय ने इतनी मोहलत ही नहीं दी और मेरे नाना ये दुनिया छोड़कर चले गए। मेरे पापा 4-5 साल से ऑफिस में काम कर रहे थे, इसलिए उनकी आदत और मेहनत से सभी अच्छे से जानकार थे। पापा बहुत ही कम बात करने वाले इंसान थे और अपने काम से काम रखते थे, बहुत ही मेहनती थे। नाना ने कभी भी मेरे पापा को मेहनत से जी चुराते हुए नहीं देखा था। बहन भाइयों में चौथे स्थान पर थे, इसलिए अभी तक उनकी शादी भी नहीं हुई थी और मेरी माँ ने ये सब देख और सोचकर मेरे पापा को चुना और उन्हें अपनी पसंद का नाम दे दिया। एक दिन माँ ने मेरे पापा को अपने ऑफिस में बुलाया, उनकी फैमिली के बारे में पूछा। पापा अपने बॉस के इन सवालों के पीछे छुपे मंसूबे को समझ नहीं पाए थे, चुपचाप हर बात का जवाब देते चले गए। फिर माँ ने उनको चौंका दिया जब उनके सामने ये ऑफर रखी गई कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मगर मेरी एक छोटी सी शर्त है कि शादी के बाद आपको मेरे साथ मेरे घर में शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि मेरी माँ अकेली है और मैं उन्हें छोड़कर ससुराल नहीं जा सकती और मेरे पापा का बिजनेस भी बहुत बड़ा है जो मुझे ही संभालना है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी में और मेरे घर आ जाएं और इस ऑफिस और कारोबार को संभालने में मेरी मदद करें। ये सब सुनकर पापा का सर चकरा गया, मगर वो बड़ी हिम्मत करके बैठे रहे। फिर उन्होंने अपनी फैमिली से बात करने के लिए समय मांगा तो माँ ने बड़ी खुशी से उन्हें समय दे दिया। पापा के लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि वो अपने माँ बाप बहन भाइयों से शादी की बात करें, वो भी इस तरह की शादी की बात कि उन्हें विदा होकर अपनी पत्नी को घर नहीं लाना बल्कि उसके घर जाना था। पापा ने अपने माँ बाप और बहन भाइयों के सामने जब ये बात रखी तो उनकी माँ ने साफ मना कर दिया कि मैं कभी भी अपने बेटे को लड़कियों की तरह विदा नहीं करूँगी। लेकिन मेरे दादा ताया चाचा वगैरह ने मिलकर दादी को समझाया कि ये बहुत अच्छा मौका है। अगर गिरीश को उसकी काबिलियत की वजह से चुना जा रहा है तो इसमें सभी का फ़ायदा है। न सिर्फ पापा की ज़िंदगी बदलेगी बल्कि उसके बहन भाइयों के लिए भी अच्छा मौका है। ये सब सुनकर तो मेरी दादी भी खामोश हो गईं और फिर सबने बड़ी खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। उस समय तो मेरे पापा ने भी नहीं सोचा था कि आगे आगे क्या होगा, बल्कि वो तो अपनी किस्मत पर खुश हो रहे थे कि बैठे बिठाए वो एक कंपनी के मालिक बनने जा रहे हैं, जहां वो 5 साल से एक वर्कर की हैसियत से काम करते थे।
पापा ने ठीक 2 दिन बाद मेरी माँ के सामने रिश्ते के लिए हाँ कर दी, तो माँ ने अपने घर में भी ये सब बात बता दी। नानी बेचारी तो पहले ही किसी बात में नहीं बोलती थीं और बेटी का फैसला मानने पर मजबूर थीं, मगर नानी को ये सुकून भी था कि उनकी बेटी ने किसी अच्छे इंसान का चुनाव किया है, इसलिए नानी ने उन्हें अनुमति दे दी। फिर मेरी माँ ने मेरे पापा की पूरी फैमिली को अपने घर खाने पर बुलाया। दरअसल वो इस बात का अंदाज़ा करना चाहती थीं कि पापा की फैमिली का शादी पर क्या रिएक्शन है। और फिर पापा की फैमिली तो बेहद खुश थी इस शादी से। उनकी आंखों में दौलत की चमक और सांसों में उसकी खुशबू भर चुकी थी। बड़ी धूमधाम से दोनों की मंगनी हुई और शादी की तारीख भी तय हो गई। मंगनी के बाद वकील ने नाना की वसीयत के कागजात मेरी माँ के हवाले करने से पहले नानी और मेरी माँ को और मेरे पापा को एक साथ बैठाकर उस वसीयत के बारे में बताया था। वसीयत में लिखा था कि मेरे नाना की पूरी जायदाद मेरी माँ के बच्चों के नाम रहेगी और जब तक मेरी माँ की औलाद जवान होकर कानूनी तौर पर इस जायदाद की वारिस नहीं बन जाती, तब तक सारी जायदाद और ऑफिस की जिम्मेदारी माँ के पति यानी नाना के दामाद पर होगी। यही वसीयत सुनकर तो माँ का सर चकरा गया था, मगर उन्होंने बड़ी जल्दी खुद को संभाल लिया और तब उनको ये फैसला बेहतर लगा कि उन्होंने शादी के लिए मेरे पापा जैसे सीधे साधे और शरीफ इंसान को चुना था। वो ये भी जानती थीं कि पापा को अपने इशारों पर नचाएंगी। यही वजह थी कि शादी के बाद माँ ने बच्चों की पैदाइश पर कोई समझौता नहीं किया था, वरना उनका बस चलता तो वो कभी भी माँ नहीं बनती। इस वसीयत के कागजात वकील ने नानी को दे दिए। नानी सुकून से थीं कि कम से कम उनकी खुदगर्ज बेटी के हाथ में सारी जायदाद नहीं गई थी। नाना ने बड़े ही सोच समझकर ये वसीयत तैयार कराई थी और सब कुछ अपनी बेटी के पति और बच्चों के नाम कर दिया था कि उनकी बेटी रिश्तों को बनाने और सारी जिंदगी निभाने पर मजबूर हो जाए। और हुआ भी ऐसा ही था। मंगनी के 1 महीने बाद माँ और पापा की शादी हो गई। सारी दुनिया हैरान थी कि शहर के इतने बड़े बिजनेसमैन की इकलौती बेटी ने शादी के लिए अपने ही ऑफिस के एक वर्कर को चुना था। जहां शादी में आने वाले लोग खुश थे, वहीं पर सब बहुत ही हैरान निगाहों से ये सब देख रहे थे। पापा सांवले रंग के नौजवान जो अपनी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से कुछ नपा-तुला अंदाज अपनाने पर मजबूर थे। उनको देखकर कोई भी बता सकता था कि उनका संबंध एक मिडिल क्लास फैमिली से है, जबकि मेरी माँ बेहद खूबसूरत और कॉन्फिडेंस से भरी हुई थीं। दोनों की जोड़ी किसी भी तरह परफेक्ट नहीं लग रही थी, मगर फिर भी दोनों ही दुनिया वालों की नज़र में एक बेमिसाल जोड़ी की हैसियत से सामने आए थे। शादी के बाद माँ ने पापा को शुरू से ही कम अहमियत दी थी, क्योंकि रस्म के मुताबिक रुखसत होने के बजाय पापा विदा होकर मेरी नानी के घर आए थे। एकदम से उनका लाइफ स्टाइल ही बदल गया था। कल तक अपनी पुरानी बाइक पर ऑफिस आने वाले मेरे पापा आज माँ के लग्जरी बंगले से निकलकर एक बड़ी सी गाड़ी में ऑफिस जाने लगे थे और नाना की कुर्सी पर भी बैठने लगे थे। उनकी तो जैसे लॉटरी ही लग गई थी। शुरू में तो पापा बहुत खुश थे, मगर जैसे जैसे उन्हें अंदाजा होता गया कि उनके साथ बॉस की इकलौती बेटी ने शादी क्यों की है, तो पापा को अपनी हैसियत और अपना मकाम भी याद हो आया। मामा ने कभी भी उन्हें अपना पति होने का सम्मान नहीं दिया था। वो तो पापा की पसंद नापसंद का ख्याल भी नहीं रखती थीं और ना ही किसी बात में उनसे सलाह मशवरा लेती थीं। वो सिर्फ ऑफिस के काम देखते थे, बाकी हर फैसला हर काम माँ की मर्जी से होता था। यहाँ तक कि पापा ने महीने में कितने पैसे खर्च किए और कहाँ कहाँ पर खर्च किए, ये हिसाब भी मेरे पापा मामा को देते थे। मामा और पापा की शादी के 1 साल बाद मेरे जुड़वा भाई पैदा हुए थे। मेरी नानी बेहद खुश थी कि उन्हें एक साथ 2 नाती मिल गए थे, लेकिन वो ज़्यादा समय तक अपने नातियों के साथ गुजार नहीं सकी थीं और 1 साल के बाद ही वो भी दुनिया से चली गई थीं। नानी के जाने के बाद वसीयत के कागजात माँ के कब्जे में चले गए, मगर वो चाह कर भी उनमें कोई बदलाव नहीं कर सकती थीं। पापा को अपनी ज़िंदगी में रखना और औलाद पैदा करना माँ की मजबूरी थी, वरना शायद ही माँ कभी औलाद पैदा करने पर राजी होती। मेरे दोनों जुड़वा भाई देखने में कुछ ज़्यादा सेहतमंद और तंदुरुस्त नहीं लगते थे, बल्कि डॉक्टर का कहना था कि जैसे जैसे दोनों बच्चे बड़े होंगे तो उनकी कमजोरी और भी बढ़ती चली जाएगी, और ऐसा ही हो रहा था। दोनों भाइयों ने जब चलना शुरू किया तो नॉर्मल बच्चों से कुछ अलग लगते थे। हालांकि पापा ने उन दोनों की पैदाइश के बाद उनकी परवरिश में किसी भी तरह की कमी नहीं होने दी थी। उन्हें संभालने के लिए 2 नौकरानियां रखी थीं। खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने तक सब कुछ अच्छा था। हर महीने दोनों का चेकअप भी करवाया जाता था। डॉक्टर्स को उम्मीद थी कि कुछ ही समय में वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मगर आसार कम ही नज़र आते थे।
फिर भाइयों की पैदाइश के 4 साल बाद मेरी बहन पैदा हुई। मेरी माँ के लिए ना तो दोनों बेटों की कोई अहमियत थी, क्योंकि वो दोनों उनकी नज़र में डिसेबल थे, और बेटी तो उनको लगती ही नहीं थी कि ये मेरी है, क्योंकि मेरी बहन बेचारी पापा पर जो चली गई थी, उसने पापा का रंग रूप चुराया था। फिर जब बहन की पैदाइश के ठीक 1 साल बाद मैं पैदा हुई तो माँ की तवज्जो और मोहब्बत की हकदार बन गई। मैं बिल्कुल अपनी माँ की कॉपी थी। शक्ल, सूरत, रंग, रूप, यहाँ तक कि मेरे बालों और आँखों का रंग भी माँ के बालों और आँखों जैसा था। माँ ने भी अपने चाव और लाड पूरे करते हुए मुझे खूब बिगाड़ना शुरू कर दिया। वो मेरी हर बात सुनती और मानती थीं। हम चारों बहन भाई बड़े हो रहे थे। मेरे दोनों बड़े भाई दिमागी और जिस्मानी तौर पर आम बच्चों की तरह एक्टिव नहीं थे, बल्कि दोनों ही थोड़े कमज़ोर थे। दोनों को पापा ने स्पेशल बच्चों के सबसे बड़े स्कूल में दाखिल करवा दिया था। उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा था, और डॉक्टर के अनुसार दोनों 12 साल की उम्र के बाद दूसरे देश इलाज के लिए जा सकते हैं, और फिर उनके ठीक होने के चांस भी थे। ऐसा ही हुआ। जब वो दोनों 12 साल के हो गए तो पापा ने उन दोनों को बाहर के देश भेज दिया। पापा हर 15 दिन के बाद उनके पास चक्कर लगा लेते थे, मगर माँ एक बार भी नहीं गई थी। मेरी बहन पढ़ाई में बहुत ही होशियार और अच्छी थी। नौकरों के साथ पलने बढ़ने के बावजूद वो बहुत ही लायक फायक और होशियार बच्ची थी, क्योंकि मेरे पापा उसे बहुत मोहब्बत करते थे और उस पर बहुत ध्यान भी देते थे। स्कूल और एकेडमी में उसकी बड़ी तारीफ़ें होती थीं, और मैं शुरू से ही अपनी माँ जैसी जिद्दी और मगरूर लड़की थी। अपनी बहन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझती थी, बल्कि मैं तो स्कूल कॉलेज में भी उसे अपनी बहन की बजाय कजिन कहकर इंट्रोड्यूस कराती थी। मैंने शुरू से ही अपनी माँ का जो रूप देखा था, हूबहू उसे ही अपनाया था, और मेरी माँ को इस बात पर बड़ा गर्व था कि मैं देखने में भी और आदतों में भी बिल्कुल उनकी कॉपी हूँ। मेरी माँ रोज़ाना पार्टीज़ में जाती। फिर जब मैं बड़ी हुई तो मैं भी माँ के साथ जाना शुरू हो गई। मेरे दोनों भाई बाहर के देश में ही थे और वहीं इलाज भी करवा रहे थे और पढ़ भी रहे थे। मेरी बहन कॉलेज तक पहुंच चुकी थी, और पापा ने सारी ज़िंदगी मेरी मामा के हुक्म के आगे सर झुकाया था। वसीयत के अनुसार माँ की सारी प्रॉपर्टी उनके चारों बच्चों के नाम ट्रांसफ़र हो चुकी थी, मगर अब केयर टेकर की जगह माँ ने पापा की बजाय अपना नाम लिखवाया था। कोई भी चेक या कोई भी ज़रूरी कागजात माँ के साइन के बगैर ऊपर नहीं होते थे। मामा के लिए यही काफ़ी था कि उनके बच्चे, पति और पूरी प्रॉपर्टी उनके कब्जे में है। दूसरी तरफ मैं, जो बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो गई थी, नई नई चीज़ें खरीदना, शॉपिंग करना और पार्टीज़ में जाना मेरी हॉबी बन चुकी थी। जैसे तैसे करके मैं कॉलेज तक तो पहुंच गई थी, मगर पढ़ाई और डिग्रीज़ इन सब की मुझे कभी भी चिंता नहीं रही थी, क्योंकि मेरा मकसद तो बस अपना पैसा उड़ाना और शो ऑफ करना था। मैंने हमेशा जिस चीज़ की इच्छा की, जिसकी तरफ आंख उठाई, मेरी माँ ने वो चीज़ मुझे फ़ौरन दिलवा दी। यहाँ तक कि मेरी बड़ी से बड़ी गलती भी मम्मा इस तरह छुपा लेती थीं, जैसे मैंने कुछ किया ही ना हो। जैसे जैसे मैं जवान होती गई तो सबसे बड़ी गलती कर बैठी। मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत बिगड़ा हुआ था, और आवारा लड़के भी उसमें शामिल थे, जो बहुत अमीर अमीर फैमिली से संबंध रखते थे। दिन रात उनके साथ घूमना फिरना हमारा रूटीन बन गया था। जब भी पापा मुझे मेरी ड्रेसिंग या बहुत ज़्यादा घूमने फिरने पर टोकते तो माँ उन्हें फ़ौरन चुप करवा देती, और फिर तो ऐसा होने लगा कि मैं खुद ही पापा को जवाब देने लग गई थी। मेरी मुंहजोर तबीयत की वजह से पापा ने मुझे अब कुछ कहना ही छोड़ दिया था। जब मेरी बहन अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी तो वो पापा के साथ ऑफिस जाने लगी, जबकि मेरे दोनों भाई काफ़ी हद तक ठीक हो गए थे और दोनों ने वहीं सेटल होने का फैसला कर लिया, और पापा ने भी उनका पूरा पूरा साथ दिया था। पापा ने माँ से बात करके अपने फ्रेंड सर्कल में से मेरे दोनों भाइयों की शादियाँ करवा दी और उन्हें भी बाहर भेज दिया। वहाँ पर जो मेरे नाना का ऑफिस था, दोनों भाई मिलकर उसे संभालने लगे और अपनी पत्नियों के साथ अपने अलग अलग फ्लैट्स में रहने लगे। मेरे पापा को बेटों की तरफ से अब सुकून हो गया था, मगर मामा को इस बात से कोई भी मतलब नहीं था कि उनके बेटों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है और क्या नहीं। दोनों का हिस्सा जो बनता था वो पापा ने कागजात बनवाकर उनके वकील को दे दिए थे, जो मेरे मामा पापा के मरने के बाद उनको मिल जाने थे। फिर पापा ने मेरी बहन पर अपना सारा ध्यान लगा दिया। वो चाहते थे कि उनकी बेटियों की ज़िंदगियां भी उनके बेटों की तरह सेट हो जाएं। मगर माँ ने पापा को साफ कह दिया कि अपने बेटों और अपनी बड़ी बेटी की शादी तुम जहाँ चाहे कर सकते हो, मगर मैं अपनी लाडली और छोटी बेटी की शादी खुद अपनी मर्जी से करूँगी। और मैं भी माँ के फैसले पर बड़ी खुश थी, क्योंकि मैं हरगिज नहीं चाहती थी कि पापा अपने सो कॉल्ड गरीब दोस्तों में से मेरी शादी करवाएं, क्योंकि पापा ने मेरी बहन के लिए भी अपने किसी बचपन के दोस्त के बेटे को ही चुना था, जो डॉक्टर था और इसी शहर के बड़े अस्पताल में उसकी जॉब थी।
पापा ने रिश्ते के बारे में माँ से बात की, लेकिन मेरी माँ को इस रिश्ते पर ऐतराज़ था। मगर उस समय मेरी बहन ने स्टैंड लिया और कहा कि मैं पापा पर विश्वास करती हूँ, वो जहाँ चाहे मेरे लिए फैसला कर सकते हैं, वो मुझे मंजूर होगा। फिर मेरी बहन ने अपने होने वाले मंगेतर से मुलाकात की और उसके बाद उन दोनों की मंगनी हुई। दूसरी तरफ मैं थी जो बस होटलिंग शॉपिंग को ही जिंदगी समझती थी। मेरे नज़दीक ना तो किसी रिश्ते की कोई अहमियत थी, ना ही किसी बात की मुझे कोई परवाह थी। इस समय मेरी दोस्ती मेरे ग्रुप के बहुत बड़े बिगड़े हुए लड़के से चल रही थी। पूरे कॉलेज में हम दोनों की खूब चर्चाएं हो रही थीं। मैं उसके साथ कभी कहीं होती तो कभी कहीं पाई जाती, यहाँ तक कि अक्सर रात को भी मैं अपने घर नहीं आती थी और अपने बॉयफ्रेंड की बाहों में रातें गुजार रही होती थी। लेकिन माँ ने मुझे कभी भी ना तो समझाया था, ना ही रोक टोक की थी। उन्होंने पापा से हमेशा ये बात छुपाई थी कि मैं घर से बाहर रहती थी। मैं जो भी कर रही थी वो किस हद तक गलत था, इस बात का अंदाज़ा मुझे उस समय हुआ जब मेरी गलतियों का नतीजा मेरे सामने आया। वो लड़का मुझे इस्तेमाल करता रहा और फिर उसने अपने माँ बाप के कहने पर उनकी मर्जी से शादी कर ली और मुझे छोड़ दिया, ये कहकर कि तुम जैसी लड़कियां सिर्फ दिल बहलाने के लिए होती हैं, घर की इज्जत बनाने के लिए नहीं। मैं पहली बार अपनी नाकामी पर बहुत रोई थी और रोती हुई अपने माँ के सीने से लग गई थी। मगर मेरी माँ ने उस समय भी मुझे समझाने और अक्ल देने की बजाय और जिद दिलाई। माँ ने कहा कि तुम देखना, मैं तुम्हारी शादी उससे भी ऊंचे ख़ानदान में कराऊंगी कि वो लड़का तुम्हें खोने के बाद अपनी बदनसीबी पर रोएगा। और मैं भी फ़ौरन अपने आंसू साफ करके माँ की बातों में आ गई। मैंने एक दिन शॉपिंग मॉल में उस लड़के को उसकी पत्नी के साथ देखा और उस दिन मैंने उसे सबके सामने बहुत बेइज्जत किया, यहाँ तक कि एक थप्पड़ भी उसके मुंह पर मार दिया, क्योंकि उसने मुझे रिजेक्ट करके मुझे धोखा देकर किसी और को अपना लिया था। मगर उस समय मैं नहीं जानती थी कि उसकी इस बेइज्जती और थप्पड़ का मुझे क्या सिला मिलेगा। मेरी बहन की शादी के बाद अब माँ ने मेरी शादी का फैसला किया, क्योंकि जिस लड़के ने मुझे धोखा दिया था उसकी तो शादी हो चुकी थी और मेरी माँ और मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि मैं किसी से पीछे रह जाऊं। माँ ने बहुत अमीर फैमिली में मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैं बहुत खुश थी क्योंकि लड़का काफ़ी हैंडसम और हमसे भी ज़्यादा अमीर था। मेरी शादी की धूमधाम से तैयारियां होने लगीं। मामा ने दुनिया जहान की हर चीज़ खरीद कर मेरे दहेज में मुझे दी थी। शादी में मेरे दोनों भाई अपनी पत्नियों को लेकर और मेरी बहन भी अपने ससुराल वालों के साथ आई थी। लेकिन उन सब लोगों की मेरे नज़र में कोई भी अहमियत नहीं थी, क्योंकि मेरी माँ ने ही कभी उन लोगों को अहमियत नहीं दी थी और ना ही ये सिखाया था कि रिश्ते क्या होते हैं और उन्हें कैसे निभाया जाता है। मेरी शादी भी इसी तरह हुई थी कि सारा शहर देख रहा था। मैं अपनी शादी की रात खुशी खुशी अपने पति के साथ उसके घर पहुंची और खूबसूरत सेज पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। मगर मैं नहीं जानती थी ये कयामत मुझ पर टूटने वाली है, क्योंकि जब वो कमरे में आया तो कमरे में आते ही उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और मेरा घूंघट प्यार से उठाने की बजाय उसने एक झटके से मेरा बाजू पकड़ा और मुझे अपने सामने खड़ा करके मोबाइल फ़ोन मेरे सामने कर दिया और कहने लगा, ये सब क्या है? अगर मैं या तुम अमीर हो तो इसका ये मतलब नहीं कि अमीरों की कोई इज्जत नहीं होती। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम इतनी बदचलन और चरित्रहीन लड़की हो तो मैं कभी भी तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल ना करता। और ये कहकर उसने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया और अगले ही दिन तलाक के पेपर भी मेरे घर भिजवा दिए। मैं दुनिया की शायद पहली लड़की थी जिसे शादी के दूसरे दिन ही तलाक मिल गई थी। मैं रोते हुए अपनी माँ के गले लग गई। मेरी माँ ने मेरे पति और मेरी सास ससुर से खूब लड़ाई झगड़ा किया और मेरा सारा दहेज का सामान मेरी माँ ने नौकरों को भिजवाकर अगले ही दिन मंगवा लिया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब क्या हुआ है और ये आखिर किसने किया, क्योंकि मोबाइल में ऐसा किया था मैं तो देख ही नहीं पाई थी कि तभी मेरे पति ने मुझे धक्के देकर निकाल दिया था और अब मैं अपने दामन पर तलाक का दाग लिए बैठी थी। पापा बहुत ज़्यादा परेशान थे मगर मेरी माँ बहुत गुस्से में थी। मगर अब तो किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं था। मेरा घर बसने से पहले ही उजड़ गया था। जिस घर में शहनाइयाँ बज रही थीं अब वहाँ पर दुख के बादल छाए हुए थे। मगर मेरी माँ कहाँ सुकून से बैठने वाली थीं। 1 महीने के अंदर अंदर मेरी माँ ने दोबारा मेरी शादी तय कर दी। इस बार ज़्यादा धूमधाम से तो नहीं की मगर पूरे रस्म व रिवाज के साथ शादी हुई थी। और फिर वही हुआ, शादी के 1 हफ्ते बाद मुझे तलाक हो गई। मेरे पति ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारते हुए मुझे तलाक दी और तलाक के पेपर मेरे मुंह पर मार दिए। अब तो मैं पूरी तरह टूटती जा रही थी। मेरा गुरूर, मेरी जिद सब टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। मैं अब बहुत पछताती थी कि मैं क्यों अपनी माँ के नक्शे कदम पर चली और अपनी ज़िंदगी तबाह कर ली।
दरअसल जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था और जिसे मैंने शॉपिंग मॉल में थप्पड़ मारा था, उसने अपने साथ बनाई हुई मेरी वीडियो और तस्वीर मेरे दोनों पतियों को भेज दी थी। और जाहिर सी बात है, मर्द खुद चाहे कुछ भी करता फिरे मगर अपनी पत्नी के लिए कभी भी ऐसी बात बर्दाश्त नहीं करते। अब तो मैंने फैसला कर लिया था कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी। मैंने पापा से बात की कि मुझे भी पढ़ने के लिए बाहर भेज दें, उसके बाद मैं उनके बिजनेस में मैं उनका हाथ बटाऊंगी। मगर मेरे पापा ने मेरे सर पर बड़ी प्यार से हाथ रखा और मुझे प्यार किया और कहने लगे, बाकी बच्चों की तरह तुम भी मेरी औलाद हो और मैं तुम्हारे साथ कभी भी गलत होता नहीं देख सकता। इसलिए थोड़ा सा इंतजार करो और मुझ पर विश्वास रखो, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। उस दिन पहली बार मुझे मेरे पापा पर बहुत प्यार आया था और मैं उनके सीने से लगकर बहुत रोई थी। मेरी माँ दरवाजे पर खड़ी ये सब देख रही थी और सुन रही थी। पता नहीं मम्मा के दिल में क्या आया कि वो हम दोनों के पास आकर बैठ गईं। माँ का सर झुका हुआ था और आंखों में आंसू थे। मम्मा ने मुझे कुछ भी नहीं कहा मगर पापा के सामने रोने लगीं और ये बात मान ली कि उन्होंने सारी जिंदगी जिद और गुरूर में गुजारी थी और उन्होंने अपनी वही गुरूर की आग अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी में लगाई थी और उसने उनकी सबसे लाडली बेटी को तबाह कर दिया था। मम्मा ने पापा से माफ़ी भी मांगी और मेरे पापा ने हमेशा की तरह बड़ी नरमी से बात करते हुए मम्मा को माफ़ भी कर दिया था और ये भी कहा था कि मैं आज भी तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा रहूँगा। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि हम एक फैमिली हैं। माँ और बाप का रिश्ता आपस में जितना मजबूत और गहरा होता है, उसका असर सबसे ज़्यादा औलाद पर ही पड़ता है। उस दिन के बाद माँ ने अपना सारा सोशल नेटवर्क छोड़ दिया था और घर में पापा और मेरे साथ टाइम गुजारने लगी थीं। तीनों अब एक साथ ही खाना खाते थे, कभी बैठकर कोई मूवी देख लेते और बातें भी करते। रोजाना मैं और मामा मेरे भाई और भाभीियों को भी फ़ोन करती थीं और मेरी बहन तो हर दूसरे तीसरे दिन अपने पति के साथ हमसे मिलने आती थी। इस सारे समय में मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि फैमिली इंसान के लिए क्या अहमियत रखती है। कैसे ये 1 साल का अरसा गुजरा पता ही नहीं चला। मैं इस 1 साल में बहुत बदल गई थी। मैंने अपनी सारी एक्टिविटीज़ और पुरानी आदतें छोड़ दी थीं। लेकिन पापा ने मुझे अभी तक पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजा था। हालांकि वो अपने साथ मुझे ऑफिस ले जाया करते थे, वो भी इसलिए कि मैं परेशान ना रहूं। फिर मेरे दोनों भाइयों के घर एक बेटे और बेटी ने जन्म लिया तो हम सब उनसे मिलने भी गए। वहाँ से वापस आने के बाद पापा ने मेरे सामने एक प्रपोजल रख दिया। पापा कहने लगे, लड़का बहुत ही अच्छा है, मेरा जानने वाला है, मैं उसे बिल्कुल अपने बेटों की तरह मानता हूँ। मुझे विश्वास नहीं आ रहा था कि मेरे साथ इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी कोई मुझसे शादी करने को तैयार कैसे हो सकता था। पापा ने बताया कि वो MBA करने के बाद एक बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा है। बस शादी को लेकर उसकी एक छोटी सी शर्त है। उसके भैया भाभी की कुछ ही दिन पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो गई है और उसकी 1 साल की भतीजी है जो उसके पास रहती है। उस दिन वो अपने मम्मी पापा के साथ नहीं गई थी, इसलिए बच गई। आरब कहता है कि मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जो मेरी भतीजी निशा को अपनाएगी और उसे माँ का प्यार देगी। ये मेरी भतीजी नहीं, मेरी बेटी है, मैं इसे अपना नाम दूंगा। इसलिए कोई भी लड़की आरब से शादी करने के लिए राजी नहीं होती। लेकिन माया बेटा, मेरा दिल गवाही देता है कि तुम उस बिन माँ बाप की बच्ची निशा को माँ का प्यार दोगी और उसे अपनाओगी। आरब बहुत ही अच्छा लड़का है। अगर तुमने उसके दिल में अपनी जगह बना ली तो वो तुम्हें रानी बनाकर रखेगा। मुझे अपने पापा पर पूरा विश्वास था कि मेरे पापा मेरे लिए अच्छा ही करेंगे, इसलिए मैंने इस रिश्ते के लिए अपनी हाँ दे दी। इस रिश्ते की सुनकर मेरी माँ की आंखों में भी चमक आ गई थी। माँ के अंदर आए इतने बड़े बदलाव पर मैं हैरान थी। कहाँ तो मेरी माँ अपने सगी औलाद को भी अहमियत नहीं देती थीं और कहाँ अब इस बात पर खुश हो रही थीं कि मैं किसी और की बच्ची को माँ का प्यार दूंगी। मेरी माँ ने भी मुझे समझाया कि तुम निशा को अपनी बेटी समझना, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। जब तुम उसे अपनी बेटी समझोगी वो भी तुम्हें अपनी माँ समझने लगेगी। निशा भी बहुत छोटी है, तुम उसे अपने प्यार के सांचे में ढाल लेना। मगर मैं अंदर से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। फिर मेरी शादी बहुत ही सादगी के साथ हो गई। शादी की पहली रात आरब ने मुझे बस एक वादा लिया था कि निशा को कभी परायापन महसूस मत कराना। मरते टाइम मैंने अपने भैया भाभी से वादा किया था कि मैं निशा को अपनी बेटी बनाकर रखूँगा और मैंने भी आरब से वादा किया था कि आपको मुझसे कभी भी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। उस रात आरब के साथ मेरी ज़िंदगी की एक खुशगवार ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी। शादी को 1 महीना गुजरा तो मुझे सुकून हो गया कि सब कुछ अच्छा जा रहा था। मैं अपने घर में बहुत खुश थी। शादी के 3 महीने बाद जब मेरे पति का ट्रांसफ़र कंपनी की तरफ से दुबई हुआ तो मैं और निशा उनके साथ वहीं पर चले आए और पापा ने हम चारों बहन भाइयों को हमारा हिस्सा दे दिया था।
हिंदुस्तान में सिर्फ मेरी बहन थी जो हर दूसरे तीसरे दिन माँ के पास चक्कर लगाती रहती थी, क्योंकि मामा और पापा 4-4 बच्चों के बावजूद अकेले रह गए थे। इसी वजह से मेरे बड़े भाई ने अपनी फैमिली समेत माँ पापा के पास शिफ्ट होने का फैसला किया, तो मैं भी पूरी तरह सुकून से हो गई थी। आज मेरी शादी को काफ़ी साल गुजर गए हैं। भगवान ने मुझे एक प्यारा सा बेटा दिया है, मेरी बेटी निशा और मेरा बेटा शांतनु मेरे लिए सब कुछ है, मेरी जान है। कभी महसूस ही नहीं हुआ कि निशा मेरी बेटी नहीं है। ऐसा लगता है कि मैंने उसे अपनी कोख से जन्म दिया है। सच कहते हैं, जब हमारे दिल साफ होते हैं तो हर रिश्ता प्यारा लगता है। मुझे आरब से मोहब्बत है और उसकी मोहब्बत में मुझे निशा से भी उतनी ही मोहब्बत है। निशा भी तो मुझे बिल्कुल माँ की तरह प्यार करती है। उसे तो पता ही नहीं है कि मैं उसकी सगी माँ नहीं हूँ, और ना ही मैंने और आरब ने आज तक उसे बताया है। अपने पति और अपने बच्चों के साथ मैं एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हूँ, मगर सोचती हूँ कि जो कुछ मेरे साथ हुआ वो कितना भयानक था। काश कोई भी माँ बाप अपनी खुदगर्जी और अपने फ़ायदे के लिए अपनों की ज़िंदगियों को दांव पर न लगाएं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी।